Friends, welcome to Medical Physiology Lectures. कार्डियोवैस्कुलर ब्लड कंट्रोल के लोकल कंट्रोल रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स को कंटिन्यू करते हुए आज हम पढ़ेंगे लॉन्ग टर्म ब्लड फ्लो रेगुलेशन। जो लोकल कंट्रोल था उसको दो में डिवाइड किया था, एक था एक्यूट और एक था लॉन्ग टर्म ब्लड फ्लो रेगुलेशन। एक्यूट में हमने दोनों मैकेनिज्म्स पढ़ ली, पहली थी जनरल, दूसरी थी स्पेशल। आज हम पढ़ने वाले हैं लॉन्ग टर्म ब्लड फ्लो रेगुलेशन। तो लॉन्ग टर्म ब्लड फ्लो रेगुलेशन सीवीएस रेगुलेशन में कैसे अपना रोल प्ले करता है। तो अगर चैप्टर अच्छा लगे, पसंद आए, समझ में आए, सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो शुरू करते हैं आज का चैप्टर। लॉन्ग टर्म ब्लड फ्लो रेगुलेशन जो है डेवलप होता है, वो दिनों से लेकर महीनों तक जो है वो अपना काम करता है और फाइनली रेगुलेट करता है मेटाबॉलिक नीड्स। जो भी मेटाबॉलिक नीड्स है टिश्यूज़ की, उनको पूरा करने का काम करता है। इट इज़ रिक्वायर्ड बाई, किसके थ्रू इसकी रिक्वायरमेंट पड़ती है कि अगर टिश्यूज़ में ऑक्सीजन की कमी हो जाए तो इश्चैमिक टिश्यूज़ जो हैं वो इसको प्रमोट करते हैं, या वो टिश्यूज़ जो बहुत ज़्यादा रैपिडली ग्रो कर रहे हैं वो टिश्यूज़ इसको फेवर करते हैं, या क्रोनिकली हाइपर एक्टिव टिश्यूज़ जो हैं वो उसको प्रमोट करते हैं कि भाई लॉन्ग टर्म में अगर हमारे पास ब्लड फ्लो सही लेवल पे आए तो क्या है कि हमारा जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं वो हैम्पर्ड नहीं होंगी। मैकेनिज्म की बात करते हैं। इट इज़ ब्रॉट बाय एन इंक्रीज इन फिजियोलॉजिकल साइज ऑफ वेसल्स इन टिश्यू। अब इसमें होता क्या है, इसमें ये होता है कि जो ब्लड वेसल्स होती हैं, साइज़ ऑफ वेसल्स किसी भी टिश्यू में, उनका जो साइज़ है फिजियोलॉजिकल लेवल पे इंक्रीज़ हो जाता है। दूसरा, इट इज़ ऑल्सो ब्रॉट बाय इंक्रीज़ इन नंबर ऑफ ब्लड। तो साइज़ इंक्रीज़ हो गया, दूसरा ये क्या करा देगा, नंबर इंक्रीज़ करवा देगा इन सर्टेन सर्कमस्टेंसेस, कुछ विशेष कारणों में। तो इन दोनों ही कारणों के हेल्प से ये जो है टिश्यू को और ज़्यादा अमाउंट में ब्लड फ्लो जो है वो बढ़वा देता है कुछ दिनों से कुछ महीनों तक चलने वाली मैकेनिज्म्स में। इसका जो सबसे स्टिमुलेटरी फैक्टर होता है कि किस कारण जो सबसे बड़ा कारण बनता है, कई अदर कारण भी होते हैं, लेकिन आपसे मेन फैक्टर पूछा जाए तो वन ऑफ द मेन एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इज़ लो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन। तो जब ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन कम होती है तो ये मैकेनिज़्म लोकल लेवल पे ब्लड फ्लो रिवाइज करती है, इंक्रीज़ करती है। इस मैकेनिज़्म के अंतर्गत हमने बताया था एक तो साइज़ बढ़ता है, एक नंबर बढ़ता है। तो एंजियोजेनेसिस क्या है? एंजियोजेनेसिस का मतलब होता है ग्रोथ ऑफ न्यू वेसल्स इज कॉल्ड एंजियोजेनेसिस। एंजियोजेनेसिस जब हमें नंबर बढ़ाना हो तो नई वेसल्स का जो है फॉर्मेशन होना चाहिए, तो ग्रोथ ऑफ न्यू वेसल्स इज कॉल्ड एंजियोजेनेसिस। एंजियोजेनिक फैक्टर्स क्या है? एंजियोजेनिक फैक्टर जो एंजियोजेनेसिस को प्रमोट करते हैं, पहला, सबसे पहले इसके बारे में पढ़ते हैं कि इम्पॉर्टेंट एंजियोजेनिक फैक्टर विच हैव बीन आइसोलेट फ्रॉम ट्यूमर्स or from other tissues that are rapidly growing or have inadequate blood supply। वो टिश्यूज़ जो बहुत रैपिडली ग्रो कर रहे हैं या कोई आइसोलेटेड ट्यूमर टिश्यू है जो ज़्यादा डिमांड रख रहा है ऑक्सीजन की, ठीक है, तो उस कंडीशन में ब्लड सप्लाई जब बढ़ेगी तभी ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ेगी। तो ये डिमांड पूरी जब करने वाले फैक्टर्स होते हैं वो एंजियोजेनिक फैक्टर्स कहलाते हैं। इंपॉर्टेंट एंजियोजेनिक फैक्टर्स में कौन से आते हैं? वेस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर। ये ध्यान रखिएगा, एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा जाता है विच आर मोस्ट इंपॉर्टेंट एंजियोजेनिक फैक्टर्स, देन योर आंसर विल बी वेस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर, सेकेंड इज़ एंजियोजेनिन एंड थर्ड इज़ फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर। तो ये तीनों फैक्टर्स जो हैं वो एंजियोजेनेसिस को प्रमोट करते हैं। दूसरी बात आती है कोलैटरल ब्लड वेसल्स डेवलपमेंट, कि कोई भी अदर वेसल का बीच में बन जाना कोलैटरल, जैसे इट रेफर्स टू दोज न्यू ब्लड वेसल्स विच डेवलप अराउंड अ ब्लॉक्ड आर्टरी और अ वेन। सपोज कोई आर्टरी है या कोई वेन है वो कहीं ब्लॉक हो गई है तो वहाँ से कोई और नई वेसल्स का बन जाना, दिस इज़ नोन एज कोलैटरल, ठीक है। सो इससे क्या होगा, अगर ये रास्ता बंद है तो ब्लड जो है वो यहाँ होके निकल जाए। इट अलाउ द अफेक्टेड टिश्यू टू बी एट लीस्ट पार्शियली रीसप्लाइड विथ ब्लड। तो इसका फ़ायदा ये होगा कि भले ही कम अमाउंट पे, लेकिन जो ब्लड सप्लाई है वो उस टिश्यू को थोड़ी बहुत मात्रा में मिलती रहेगी। इसका बहुत अच्छा उदाहरण देखने को मिलता है डेवलपमेंट ऑफ कोलैटरल ब्लड वेसल्स आफ्टर थ्रोम्बोसिस ऑफ वन ऑफ द कोरोनरी आर्टरी इन ओल्ड पीपल। जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं
उनमें जो कोरोनरी आर्टरीज़ में थ्रोम्बोसिस यानी थक्का, तो जब खून का थक्का बन जाता है तो उस कंडीशन में जो वेसल है वो ब्लॉक हो जाती है। इस तरीके की कोलेटरल ब्लड वेसल्स जो है टेम्परेरी बन के ब्लड फ्लो को कंटिन्यूशन में रखती हैं। ये इसका बहुत इम्पॉर्टेंट उदाहरण हो गया। सो अगर आपसे लॉन्ग टर्म कंट्रोल, ब्लड फ्लो कंट्रोल में एंजियोजेनेसिस कोई अलग से शॉर्ट नोट पूछ लिया जाए, या आपसे पूछ लिया जाए कि लॉन्ग टर्म ब्लड फ्लो कंट्रोल किस तरह से अपना रोल प्ले करता है CVS कंट्रोल मैकेनिज्म में, तो आप ये पूरा मेंशन कर सकते हैं। तो आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और इसी के साथ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का जो रेगुलेशन है वो कंप्लीट होता है, जिसमें हमने आपको जो है टॉपिक वाइज जो है वो सारे सिस्टम, सारी जो टॉपिक्स हैं, न्यूरल है, हार्मोनल है, लोकल है, तीनों को कवर किया। तो सबको एक साथ कंपाइल करके पढ़िएगा। आपका एक पूरा अच्छे से 2-3 क्वेश्चन अगर लॉन्ग है तो वो बन जाते हैं। ब्लड प्रेशर को अब हम आगे अपने नेक्स्ट चैप्टर्स में इंक्लूड करेंगे। तो इस तरह के और मेडिकल फिजियोलॉजी के चैप्टर्स पढ़ने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक टू यू।